हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 4, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट या सारणी कहते हैं। और इसमें जैसा कि हमने प्रश्न संख्या पहले प्रश्नावली 4.6 में कर रहे थे, तो प्रश्न संख्या हमारा 9 तक कंप्लीट हो गया था। तो आज हम आज के इस वीडियो लेक्चर में 10 क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कंप्लीट करा दिया था, ठीक, जो पिछला वीडियो था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए स्टेटमेंट दिया हुआ था। स्टेटमेंट पढ़ना बहुत अति आवश्यक होता है। तो देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। अब देखिए, ये अवयव विधि क्या है ये भी हमने बता रखा था, ठीक। और प्रश्न 7 से 14 तक हल करना है अवयव विधि से। और क्या ज्ञात करना है? तो हल ज्ञात करना है, ठीक। तो हल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो वेरिएबल दिया हुआ है यानी x और y, उनका मान हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में दो ही वेरिएबल आ रहे थे, यानी x और y। तो दो गो का ही मान ज्ञात कर रहे थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही करेंगे। और उसके बाद जब 11 और 12, इसी तरह 13 और 14 में चलेंगे, तो इसमें हम लोगों को 3 मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 ये दे दिया है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। फिर दिया हुआ है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि चूंकि समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर ये पहले लिखना ही पड़ेगा। लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ से a, x और b अवयव हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो मान लेते हैं हम कि a बराबर जो है क्या हो जाएगा 5, 2। ये 5, 2 पहला पंक्ति हो जाएगा। फिर दूसरा पंक्ति में क्या होगा 3, 2। तो यानी कि x और y का जो कोफिशियंस होता है उसे ही हम लोग a अवयव कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा a अवयव मिल गया। अब x हमारा क्या है? तो x का नंबर है। तो x हमारा क्या है? तो इसमें कितने चर है? तो यहाँ पे दो ही चर है, x और y। तो x बराबर लिख देंगे x y। अब उसके बाद फिर इन दोनों का गुणनफल है। तो ये इस तरह ना होके इस तरह ही अवयव बनेगा, यानी कि यह स्तंभ अवयव बनेगा। अब बराबर के इधर हमारा क्या है b। तो ये बराबर के इधर क्या है 3 और 5। तो b बराबर क्या हो जाएगा 3, 5। अब उसके बाद देखिए कि सबसे पहले हमारा बात उठता है क्या कि चूंकि हमें अवयव विधि से हल करना है, हल यानी कि x और y का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अवयव विधि द्वारा क्या होता है कि x बराबर a इनवर्स b होता है। यह हमने बता रखा है पिछले भी वीडियो में, ठीक। तो x बराबर a इनवर्स b होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होगा कि a इनवर्स ज्ञात करना। तो a इनवर्स क्या कैसे ज्ञात होगा? तो a इनवर्स में क्या क्या आता है? तो उस मटेरियल को देखेंगे। तो a इनवर्स बराबर जो होता है हमारा वो होता है a इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले मेरा काम होगा एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करना, यानी कि अब a का डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग a का डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं। सो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? तो ये देखिए कि डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे दोनों तरफ, ठीक। और ये 5 का 2 में गुणा होगा तो 10, फिर माइनस 3 का 2 में गुणा होगा तो 6। 10 में से 6 घटेगा तो क्या बच जाएगा 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू नॉट 0 है। अतः दिए गए जो अवयव a है उसका हमारा अस्तित्व है, यानी संगत है, तभी इसका हम लोग a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक, वरना नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब देखिए तो लिख देंगे यहाँ पे। ये लिखना कोई जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप संगत और असंगत का भी जांच कर पाएंगे, ठीक। तो अब हमारा बात उठता है इसमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू तो 4 आ गया हमारा। अब सखंडज का पारी है ना। तो सखंडज कैसे निकालते हैं? तो सखंडज बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं? तो चूंकि आप जानते हैं क्या कि जो सखंड होता है उसी का परिवर्त निकाल दिया जाता है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ a। तो क्या होता है जब परिवर्त निकालते हैं तो जो पहला पंक्ति है वो पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा काम होगा a11 ज्ञात करना, फिर a12 ज्ञात करना, फिर a21, फिर a22। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि सखंड से पहले सखंड। तो चलिए सखंड ज्ञात करते हैं। तो सखंड हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए कि 5 का सखंड को किससे सूचित करेंगे? a11 से। अब a11 यानी 5 के तिर्यक में कौन सा है 2, तो 2 हो जाएगा हमारा a11 का सखंड।
अब देखिए कि जब शाखंड 2 होगा तो अब बात उठता है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, है ना, ये तो आप जानते होगे। तो ये 1 1 को जोड़ा जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 हमारा क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या होता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस, अगर विषम संख्या होता तो माइनस। तो यानी कि A11 बराबर क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार A12 बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2 के तिर्यक में कौन सा है तो 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A12 बराबर 3। तो यहाँ पे तो प्लस का है, यहाँ पे माइनस कैसे आया, तो 1 2 को जोड़ देंगे तो 3 आएगा। 3 हमारा ओड नंबर है ना, ओड नंबर, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यानी विषम संख्या है। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो अब 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का शाखंड 2 हो जाएगा, यानी तिर्यक में कौन सा है 2। तो 2 हमने ले लिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि 2 और 1 को जोड़ने पे क्या हो जाएगा 3। 3 हमारा क्या होगा ऑड नंबर होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस, यानी विषम संख्या आने पे पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने पे विषम आता है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया जाता है। अब उसके बाद फिर 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 को हम लोग 2 के शाखंड को किससे सूचित करेंगे, तो A22 से। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है A22, और 2 के तिर्यक में कौन सा है 5, तो यहाँ पे ले लेंगे 5। अब प्लस होगा कि माइनस, 2 और 2 को जोड़िए पंक्ति और स्तंभ को, तो जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। 4 हमारा एक क्या है सम संख्या, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो ये आ गया हमारा शाखंड। मान के चलिए कि A11 और A12 ये शाखंड है, तो अब हम शाखंडज ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए शाखंडज लिख देते हैं। तो शाखंडज चूंकि होता क्या है, तो यहाँ पे हम पहले ही दिखा दे रहे हैं आपको, A11 फिर यहाँ पे A12 फिर A21 फिर A22। तो यहाँ पे बस मान हम लोग रख देंगे, वो हमारा एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा। तो चलिए जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हमारा शाखंडज यानी कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर हमारा 2 - 3 5। अब देखिए इसलिए A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो सिंपली मान रख दीजिए केवल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू क्या था 4, और एडजॉइंट ऑफ A का हम लोग क्या अभी प्राप्त किए हैं ये वाला, तो ये रख देंगे वहीं पर। अब क्या करेंगे, ये 4 का हम लोग गुणा कर देंगे, 1/4 का प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, तो ये हमारा गुणा करने के पश्चात ये मिलेगा। ठीक, तो कैसे गुणा होगा, तो 2 का 4 में जब 1/4 में होगा तो 2 से 4 कटेगा, तो एक बार में 2 एकम 2, 2 दूना 4। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 बटा में 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 बटा में 4, फिर 5 में गुणा होगा 1 बटा 4 का, तो 5 बटा 4 हो जाएगा। अब इसलिए अवयव विधि से, तो अवयव विधि से क्या हो जाएगा, चूंकि AX बराबर होता है B, और जब दोनों तरफ A इनवर्स का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है X बराबर A इनवर्स B। अब ध्यान दीजिए कि A इनवर्स का मान रख देते हैं हम लोग। तो A इनवर्स का मान अभी हमने निकाला है, जो कि आप देख पा रहे हैं। A इनवर्स हम लोग रख देंगे यहाँ पर, उसके बाद B का हम लोग अवयव रख देंगे 3 और 5, उसके बाद अब गुणा करेंगे। ठीक, तो आप जानते हैं कैसे किया जाता है कि पहले पंक्ति का स्तंभ में कर दिया जाता है। तो यहाँ पे चूंकि एक ही स्तंभ है तो 1/2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है प्लस, लेकिन ये -1/2 का गुणा 5 में होगा तो -5/2 हो जाएगा। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -5/2 हो जाता है। उसके बाद अब इसका गुणा यानी ये दूसरे पंक्ति का भी स्तंभ में करेंगे। अब तो कोई है नहीं, तो चलिए आगे करते हैं। अब देखिए तो इसी प्रकार आप आगे भी समझ रहे होंगे कि -3/4 का जो है 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -9/4। उसके बाद फिर प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया। उसके बाद फिर 5/4 का गुणा 5 में कर देंगे तो 5 5 25/4 ये है। उसके बाद अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 और 2 दोनों बराबर है, तो हर बराबर है तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 होगा तो ये 3 - 5 लिख देंगे डायरेक्टली। ठीक, जब दोनों बराबर होता है तो इसको चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक, या घटा दिया जाता है। तो 3 - 5 हो जाएगा बटा में 2। उसी प्रकार क्या होगा कि 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, फिर -9 + 25 हो जाएगा बटा में 4। तो चलिए ये हम लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया इसको, ये एक्स वाई हमने लिख लिया 3 - 5 बटा में 2, और फिर ये -9 + 25 बटा में 4। और ये यक्स वाई कहाँ से आया, तो यक्स अवयव बराबर हम माने थे ना अभी, यक्स अवयव बराबर क्या माने थे, तो यक्स और वाई माने थे, वही हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं लेना है आपको समझने में, और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में जरूर हमें बताया कीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि ये 3 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा -2, और बटा में 2 है तो 2 लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए ये कट जाएगा, 1 टाइम्स चला जाएगा तो -1 बचेगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखिए कि 25 में से 9 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 16,
और बटा में क्या है हमारा 4, तो 4 हमने लिख दिया। अब 16 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो अब देखिए तुलना जब करेंगे तो ये यक्स जो है -1 के बराबर होगा, तो यक्स बराबर -1 और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो ये यक्स और वाई का मान आया। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है हमारा। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि 2x + y + z = 1 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x - 2y - z = 3/2 और तीसरा समीकरण दे दिया है 3y - 5z = 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि ये दोनों तो कंप्लीट 3 इसमें वेरिएबल है, यानी x y z तीनों है और इसमें भी है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे x नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3y - 5z है, तो x विलुप्त तो हो गया है। तो फिर कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं, तो यहाँ पे फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला समीकरण तो हमने लिख लिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि दिया हुआ है 2x + y + z = 1। उसके बाद ये वाला लिख लेंगे। अब उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि 0 × यक्स, ठीक, 0 में यक्स का गुणा कर दिया जाएगा तो 0 ही हो जाता है, और 0 को जोड़िए चाहे घटाइए कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो इसको हम लोग आगे लिख देंगे प्लस, यानी कि 0 × यक्स प्लस फिर 3y - 5z = 9। कोई मान में परिवर्तन नहीं और समीकरण भी हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। तो जब भी ऐसा अगर दिया रहेगा, इसी के जैसे अगर मान के चलिए अगर y का मान दे दिया है, y का मान नहीं है या z वेरिएबल नहीं है, तो आप अपने से भी 0 × z y या x लिख सकते हैं, ठीक। तो अब लिखेंगे फिर वही वाला कि अब दिए गए समीकरण को ax = b के रूप में लिखने पर, तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे a का हमारा अवयव क्या प्राप्त होगा, यानी a अवयव क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 2 1 1, यानी कि x का कोफिशिएंस 2 है, y का कोफिशिएंस 1 है, कुछ नहीं है, तो z का 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 1 1। कोफिशिएंस मीन्स होता है गुणांक, यानी कि x का गुणांक क्या है 2। तो इसी के उसके बाद अब इस दूसरे समीकरण को देखेंगे। हाँ, तो यहाँ से समीकरण 2 से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंस क्या है 1 और y का कोफिशिएंस क्या है -2, तो यहाँ पे 2 -2 रख दिए, यहाँ पे -1। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 0 जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है, 3 प्लस का 3 रहेगा क्योंकि इसके सामने क्या है प्लस। उसके बाद ये -5 हो जाएगा क्योंकि इसके सामने क्या है माइनस, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 3 -5 जो हमने लिख दिया। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, a अवयव। अब यक्स अवयव हमें निकालना है, तो यक्स अवयव कैसे आएगा, तो तीनों में देखिए वेरिएबल क्या है x y z तीनों में है, तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स अवयव बराबर x y z। अब उसके बाद b देखिए यहाँ पर, यहाँ यक्स के बाद अब कौन सा आ रहा है b, तो b किधर है, तो बराबर के इधर है, तो बराबर के इधर साइड में जितना भी नंबर है वो सब ले लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 फिर 3/2 फिर 9, है ना। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 1 3/2 और 9, ठीक। ये हमारा b अवयव हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि चूंकि हमें तो अवयव विधि लगा के, यानी कि यक्स बराबर a इनवर्स b ज्ञात करना है, ऐसे यानी कि इसमें रखेंगे हम अपना मान और यहाँ पे यक्स अवयव का x y z प्राप्त कर लेंगे तुलना करने के बाद। तो यहाँ पर बात उठता है कि a इनवर्स कैसे ज्ञात होगा। तो चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि a इनवर्स जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के बराबर होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात करेंगे, तो यानी कि जो a अवयव है उसी का, है ना। तो यहाँ पे देखिए a इनवर्स के लिए लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि a इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a = क्या हो जाएगा, तो हमने R1 के अनुदिश इसका फिल्टराइजेशन कर दिया है ना, एक्सपेंड कर देंगे। तो उसके बाद ये देखिए ये 2 ले लिया हमने, तो ये पूरा पंक्ति और ये पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, बचेगा -2 -1 3 -5, यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का 2 लिया, अब यहाँ पर 1 है लेकिन माइनस आता है, ठीक। ये हमने पूरा वीडियो लेक्चर में अपना बता दिया है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा -1। उसके बाद जब ये लेंगे तो ये जिस पंक्ति में उसको और जिस स्तंभ में उन सभी को, तो यहाँ पे बचेगा 1 -1 0 -5। सो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद फिर 1 लेंगे +1, तो +1। उसके बाद जब ये लेंगे 1 ना, तो ये पूरा और ये पूरा छोड़ देंगे, बचेगा हमारा क्या 1 -2 0 3, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब उसके बाद फिर गुणा कर लेंगे, गुणा की प्रक्रिया। सो यहाँ पर देखिए कि ये 2 हो गया और ये -2 में 5 का गुणा करेंगे, -5 का, तो 5 दूना 10। फिर उसके बाद माइनस लगाते हैं,
3 का गुणा करना है -1 में, तो 3 गुणे -1, ठीक। फिर उसके बाद ये -1 हमने लिख लिया, -5 का 1 में गुणा करेंगे तो -5, फिर माइनस 0 का -1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो -5 -0, फिर ये +1 लिख दिया हमने। 1 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, माइनस 0 में -2 का गुणा होगा तो क्या होगा 0, तो 3 -0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, ये हमने 2 लिख दिए, 2 इसी तरह रहने दिया, ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये प्लस का 3 और ये 10, 10 3 13, 13 दूना 26, सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 26। फिर उसके बाद ये -5 का गुणा करेंगे -1 में तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो यहाँ पे लिख दिया हमने +5, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, इन सभी को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा हमारा 34 यानी 34। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 34 है, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए एक व्युत्क्रमणीय या अवयव, इसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। हाँ, तो ये तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पहले शाखंड निकालेंगे और उसका डैश ही हमारा क्या कहलाता है, शाखंडज। तो चलिए इसके लिए भी इसका भी गणना कर लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अब हम लोग गणना करेंगे किसका, शाखंडज के लिए, ठीक। तो शाखंडज के लिए क्या होता है, तो ए का शाखंड जो होता है हमारा A11, A12, A13 इसी तरह डॉट डॉट डॉट, है ना। और जब शाखंडज निकाला जाता है यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाता है, तो फिर क्या किया जाता है कि ये जो दिया गया शाखंड है उसका परिवर्त निकाल दिया जाता है। यानी परिवर्त का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो जो पहला पंक्ति होता है वो पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि 2 का शाखंड निकालेंगे। तो 2 के शाखंड को किससे सूचित करेंगे, तो A12 से। तो चलिए यहाँ पर हमने निकाला है, सो यहाँ पर लिख दिया हमने कि A11 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमने प्लस का सिंबल दे दिया। प्लस का क्यों दिया, 1 और 1 को जोड़ेंगे यानी पंक्ति और स्तंभ को, तो एक सम संख्या मिलेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस। अब 2 यहाँ पर 2 का हम लोग शाखंड ज्ञात कर रहे हैं, तो 2 के शाखंड को हमने A11 से सूचित कर दिया। ये वाला छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बचेगा -2 -1 3 -5। सो यहाँ पे हमने लिख लिया। तो अब इसका गुणा करेंगे यानी कि -2 का जो है -5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने। फिर माइनस यहाँ पे आता है, 3 का -1 में करेंगे तो -3, और यहाँ पे माइनस जैसा कि है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा, ठीक। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो अब चलिए आगे दूसरे वाले का देखते हैं। अब हम लोग ये दूसरे अवयव के शाखंड को ज्ञात करेंगे, तो यानी इसको सूचित करेंगे A12 से। A12 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये वाला हम अवयव का ज्ञात करना है, तो ये जिस पंक्ति में यानी इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, बचेगा 1 -1 0 -5, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब देखिए 1 का, अब ध्यान देना है कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 आएगा, 3 एक का हमारा क्या है और नंबर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी विषम संख्या इसलिए यहाँ पे माइनस। तो -5 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, फिर -0 का -1 में करेंगे तो 0, और ये जैसा कि माइनस बाहर है तो यहाँ पे बाहर हमने लिख दिया है। अब ये -5 में से -0 जब घटाया जाएगा तो क्या होगा, ये -5 ही बचेगा, -5 और ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। सो यहाँ पे A12 बराबर क्या आ गया हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 5, ठीक। उसके बाद अब 1 का हम लोगों को शाखंड निकालना है, तो ये और ये पूरा छोड़ देंगे, बचेगा 1 -2 0 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब उसके बाद देखिए कि 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर -0 का -2 में गुणा करेंगे तो 0, 3 -0 इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे प्लस, अब प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, फिर उसके बाद प्लस, तो ऐसे ही चलते रहता है, ठीक। लेकिन लगातार करिएगा तब, जैसे कि यहाँ से एक लगातार जब चलिएगा तब, है ना, यानी क्रमवार चलना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कि हम लोगों को अब ज्ञात करना है A21 का ज्ञात करेंगे, यानी कि अब इसके लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब तो जब A21 का ज्ञात करेंगे यानी कि इसका 1 का शाखंड ज्ञात करेंगे, तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बचेगा क्या 1 1 3 -5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। और यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारा एक विषम संख्या आएगा, इसलिए माइनस। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये माइनस लिख देंगे, -5 का 1 में गुणा करेंगे तो -5, फिर माइनस आता है 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, -5 -3 क्या हो जाएगा -8, और ये माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 3 8 हो जाएगा। अब उसके बाद जब -2 का हम लोग ज्ञात करेंगे तो -2 वाले स्तंभ को
स्तंभ के जो पूरे अवयव हैं उनको छोड़ देंगे, तो ये पूरा छोड़ देना और ये छोड़ देना है, तो बचेगा 2 1 0 -5। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है 2 1 0 -5। उसके बाद देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 हमारा क्या है, सम संख्या, इसलिए यहाँ पे प्लस। -5 का 2 में गुणा कीजिए तो -10, फिर -0 का 1 में करेंगे तो 0। अब उसके बाद -10 ही बचेगा यहाँ पे, तो -10 लिख देंगे। अब चलते हैं आगे। अब ये -1 का हम लोग निकालेंगे सखंड, तो -1 के सखंड को किससे सूचित करते हैं, A2 3 से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया A2 3। अब देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। 5 एक क्या हमारा विषम संख्या, इसलिए यहाँ पे माइनस। अब देखिए कि ये जब लेंगे तो ये पूरा और ये पूरा छोड़ देंगे तो बचेगा 2 1 0 3, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे। 2 का 3 में गुणा करेंगे, यानी 2 का 3 में, तो 2 तिया 6, फिर -0 का 1 में करेंगे तो 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -6 आ जाएगा आगे, ठीक। अब उसके बाद फिर 0 का हम लोग सखंड निकालेंगे। इस 0 का, तो 0 का क्या हो जाएगा, ये पूरा छोड़ देंगे और ये पूरा छोड़ देंगे, बचेगा 1 1 -2 -1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। और 3 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, फिर माइनस आता है यहाँ पर। -2 का 1 में कर देंगे तो -2, और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। अब उसके बाद फिर A32 से A32 बराबर निकालेंगे, तो यानी कि ये 3 का सखंड निकालेंगे। तो 3 के सखंड को A32 से सूचित कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और ये पूरा पंक्ति, बचेगा क्या, 2 1 1 -1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 एक हमारा क्या है, विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे माइनस। देखिए -1 का 2 में गुणा करें देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले से ले लेंगे। 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2, फिर -1 का 1 में करेंगे तो -1, है ना। अब ध्यान दीजिए कि -2 -1 क्या हो जाएगा, -3, और ये माइनस प्लस, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर -5 का करना है, तो -5 का करना है तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बचेगा 2 1 1 -2। ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद फिर गुणा कर देंगे, गुणा वाला क्रिया करेंगे। तो -2 का 2 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4, और 1 का 1 में करेंगे तो -1 लिख देंगे। फिर ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -5। तो अब देखिए ये हमारा क्या मिल गया, सारा का सारा, यानी कि A11 A2 A12 A13, इसी तरह करके A33 तक पूरा कन्वर्ट हो गया, है ना, निकाल लिया हमने मान। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था अभी कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये सखंडों का परिवर्त, यानी कि इसका ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो देखिए ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर क्या होगा कि जो पहला पंक्ति है वो पहले स्तंभ में, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये हम लोग लिख देंगे, यानी कि A11 A12 A13, है ना। तो चलिए हमने इस प्रकार लिख दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ A आ गया। तो अब हम लोग यक्स में XYZ, मतलब हम लोगों को मान फाइंड आउट करना है XYZ का। सो हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अभियोग विधि से, यानी कि x बराबर इनवर्स B। तो चूंकि आप क्या जानते हैं, इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और ये इंटू में B है तो ये B लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यानी कि जो जो अवयव है। तो यहाँ पे देखिए 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ A का 34 हो जाएगा हमारा, है ना, वैल्यू। फिर एडजॉइंट ऑफ A जो कि अभी अभी हमने निकाला है यहाँ पर, तो ये रख देंगे। उसके बाद इंटू B का अवयव हमने यहाँ पे रख दिया 1 3/2 और ये 9। अब उसके बाद फिर गुणा कर लीजिए, तो 13 में 1 का गुणा होगा, यानी कि ये पहले पंक्ति का जो है ये पहले स्तंभ में हो जाएगा। तो यहाँ पे तो एक ही स्तंभ है, तो इसके प्रत्येक अवयव से करेंगे और जोड़ देंगे। तो 13 में 1 का गुणा करेंगे तो 13, फिर प्लस का सिंबल आता है। 8 का 3/2 में गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, हल करके देख लीजिएगा। तो +12, फिर प्लस 1 का 9 में गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, और ये 1/34 ये उसी तरह लिख देंगे, है ना। उसके बाद 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5, फिर प्लस आएगा यहाँ पर, लेकिन ये -10 का 3/2 में गुणा होगा तो ये -15 आ जाएगा यहाँ पर। तो -15 यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 का 9 में होगा तो 9 तिया 27, प्लस दे के 27। उसके बाद फिर तीसरे पंक्ति का इसमें होगा तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्लस आता है, -6 का गुणा 3/2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -9 आएगा। तो यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद
5 का 9 में गुणा होगा तो क्या होगा, 9 पचे 45 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो अब हमने ये यक्स आव्यूह का, यक्स कैसा आव्यूह था, तो यक्स वाई जेड यानी कि एक का स्तंभ आव्यूह था, है ना। उसके बाद फिर 1/34 हम लिख देंगे और इन सभी को जोड़ा जाएगा तो 34 17 फिर माइनस 51। और उसके बाद देखिए 1/34 का हम लोग गुणा कर देंगे अंदर, यानी कि यहाँ पे 34 का सभी में भाग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया है तो ये कटेगा एक बार में, ये 17 कम 17 17 दूना 34, तो यानी 1/2, फिर यहाँ पे 17 तो 51 17 दूना 34 यानी -3/2। अब देखिए कि ये यक्स आव्यूह वाला ले लिया हमने, यक्स वाई जेड, और फिर ये वाला आव्यूह लेने के बाद इन दोनों का तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम की तुलना करने पर, तो जो जो जिसके जिसके सामने होगा अवयव के तो वो हो जाएगा, यानी संगत अवयव को समान कर देना है, यानी कि x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर हमारा -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 और z इज इक्वल टू -3/2। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें।